नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह अन अकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी यह भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यह भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। क्रैक यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल यह इंडिया का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप हमारे चैनल जब यूपीएससी सीएससी हिंदी को जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मिलेगा डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। मतलब आप एक ही वीडियो को कई बार देख सकते हैं और सुन सकते हैं। यह सुविधा आपको अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके लिए आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं अमित कुमार सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूं तथा विगत 5 वर्षों से दिल्ली और इलाहाबाद के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में इतिहास, हिस्ट्री, स्टैटिक, जीके और करंट अफेयर्स पढ़ाता रहा हूं तथा मैं यूपीएससी का 2 बार और यूपीपीएससी का 3 बार इंटरव्यू दिया हूं तथा अन्य स्टेट पीसीएसओ का, जिसमें राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश आदि का भी मैं लगातार मेंस देता रहा हूं। दोस्तों, अन अकेडमी आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां भारत के सभी बेस्ट एजुकेटर जुड़े हुए हैं। चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, कहीं से भी हो, सभी आज अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। इसलिए दोस्त, आप इसका फायदा उठाइए, क्योंकि यहाँ जो भी एजुकेटर हैं सभी बेस्ट एजुकेटर हैं और आपको इससे आपकी पढ़ाई में काफ़ी मदद मिलेगी। इसलिए दोस्त, आप इसका फायदा उठाइए और आप उनसे एडमिशन लीजिए। देखिए, यहाँ जो जो भी सिलेबस है, यहाँ यूपीएससी सीएससी हिंदी में 15,519 से ज़्यादा सिलेबस है, जो क्या है, सब कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है। यूपीएससी सीएससी हिंदी में 2 तरह का कोर्स है, एक है प्लस कोर्स, दूसरा है आइकॉनिक। तो सबसे पहले हम प्लस कोर्स को देखते हैं। इसमें क्या-क्या मिलता है? लाइव क्लासेज, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलेगा। और इसके लिए जो फीस रखा गया है, सब्सक्रिप्शन रखा गया है, 1 महीने का सब्सक्रिप्शन है 9,000 रुपए, 3 महीने का सब्सक्रिप्शन है 22,500 रुपए, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 40,500 रुपए, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया 49,500 रुपए, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 72,000 रुपए और 36 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 90,000 रुपए। अगर आप हमारा कोड AKS001 हमारा कोड है, अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी और आपको 1 महीने की जो फीस है 10% छूट के साथ 8100 रुपए, 3 महीने की जो फीस है वो 10% छूट के साथ 20,250 रुपए, 6 महीने की जो फीस है वो 10% डिस्काउंट के साथ 36,450 रुपए। अगर और 12 महीने के जो सब्सक्रिप्शन है, अगर आप हमारा कोड AKS001 प्रयोग करते हैं तो आपको 10% छूट के साथ 44,550 रुपए और 24 महीने का मतलब 2 साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो 10% छूट के साथ 64,800 रुपए और 36 महीने 3 साल का जो सब्सक्रिप्शन है, अगर आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको 81,000 रुपए इसके लिए पेड करना होगा। दोस्तों, इस समय जो इसी अभी परिस्थिति है, जिसे कोरोना काल को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि यह बहुत ही नॉमिनल फीस है और सोचिए, मात्र 81,000 रुपए में आपको 3 साल अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ने का मौका मिला, जहाँ पे आप प्रीलिम्स का, मेंस का, इंटरव्यू का, डेली आंसर प्रैक्टिस सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए दोस्त, आप इसका फ़ायदा उठाइए और आप लोग इसमें एडमिशन लीजिए और हमारा कोड AKS001 का प्रयोग ज़रूर कीजिए, आपको 10% का छूट मिलेगा। दूसरा कोर्स है आइकॉनिक कोर्स। दूसरा है आइकॉनिक कोर्स। देखिए, आइकॉनिक कोर्स किसके लिए है? आइकॉनिक कोर्स उनके लिए है जो अभी-अभी अपनी तैयारी शुरू किए हैं। आइकॉनिक कोर्स उनके लिए है जो अभी-अभी अपनी तैयारी शुरू किए हैं या अभी ग्रेजुएशन पास किए हैं और तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं। उनके लिए बहुत ही बेहतर कोर्स है, क्योंकि यूपीएससी, सीएससी की तैयारी एक दिन में होती नहीं है। कम से कम 3 से 4 साल का वक़्त चाहिए और उसके लिए अन अकेडमी ने उनके लिए बहुत ही बेहतर यह कोर्स लॉन्च किया है।
आइकॉनिक। इसमें आपको क्या-क्या मिलेगा देखिए, टेस्ट सीरीज मिलेगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलेगा, लाइव क्लास मिलेगा, पर्सनल कोच मिलेगा, डेली मेंस क्यूए प्रैक्टिस कराई जाएगी, स्टडी प्लानर मिलेगा, पर्सनलाइज्ड फीडबैक मिलेगा और इतना चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा। मतलब समझ लीजिए कि आपका फुली तैयारी होगी, जो भी होगी यहाँ पे आपकी पूरी की पूरी तैयारी होगी, पूरा एक पैकेज है। इ इसीलिए दोस्त आप लोग एडमिशन लीजिए। इसके लिए जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है मात्र 69,500 रुपए। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 1,60,000 रुपए और 36 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 1,41,000 रुपए। अगर आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको 12 महीने में कितना 10% डिस्काउंट के साथ 62,550 रुपए पेड करना होगा। 24 महीने की फीस जो है 1,60,000 की जगह आप मेरा कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और 96,300 रुपए पेड करना होगा और 36 महीने का जो फीस है अगर आप हमारा कोड प्रयोग करते हैं AKS001 तो आपको 10% की छूट मिलेगी और आपको 1,41,000 की जगह पे 1,26,900 रुपए इसके लिए पेड करना होगा। दोस्तों यह बहुत ही नॉमिनल फीस है। अब सोचिए इतनी नॉमिनल फीस पे आपको इतना लंबा 3 साल पढ़ाया जाएगा और इतनी सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको। इसलिए दोस्त आप लोग अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए और आप लोग आइकॉनिक कोर्स में एडमिशन लीजिए तथा आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग जरूर कीजिए जिससे आपको 10% का फायदा होगा। यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन 1 महीने की जो फीस है वो रखा गया है 5,000 रुपए। 6 महीने की फीस है 22,500 रुपए। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 27,500, 24 महीने का 40,000, 36 महीने का 50,000 रुपए। अगर आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी और आपको 1 महीने की फीस 5,000 की जगह पे 10% छूट के साथ 4,500 रुपए। 6 महीने की जो फीस है 10% छूट के साथ 20,250 रुपए। 1 साल की जो फीस है वो 10% छूट के साथ 24,750 रुपए। 24 महीने की फीस है जो 10% छूट के साथ 40,000 जगह पे 36,000 रुपए और 36 महीने 3 साल की जो फीस है अगर आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो 10% डिस्काउंट के साथ आपको 45,000 रुपए इसके लिए पेड करना होगा। सोचिए कि इतना मात्र 1,250 रुपए पर मंथ के हिसाब से आप देखेंगे तो आप 3 साल तक अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहेंगे और इसका लाभान्वित होते रहेंगे। इसीलिए दोस्त आप लोग जरूर एडमिशन लीजिए जिससे आपको फायदा हो और हमारा आपका साथ लंबा चल सके। न्यू ईयर रिवोल्यूशन में 21, 22 और 23 के लिए नया बैच शुरू किया गया है। 4 जनवरी से 2021 के लिए 6 महीने का जीएस बैच शुरू किया गया है प्रीलिम्स के लिए 4 जनवरी से, जहां भारत के सभी बेस्ट एजुकेटर पढ़ा रहे हैं। देखिए 6 महीने में क्या है, आपको प्रीलिम्स बाइलिंगुअल भी होगा, हिंदी मीडियम में भी पढ़ाया जाएगा और इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाया जाएगा। इसलिए आप लोग एडमिशन लीजिए और 2022 1 साल का जो कोर्स शुरू हो रहा है, 1 साल के लिए भी 4 जनवरी से नया बैच लॉन्च किया गया है जिसमें इसमें भी क्या रखा गया है, बाइलिंगुअल होगा, हिंदी में भी होगा और जीएस में भी आपको पढ़ाया जाएगा। यह 1 साल का कोर्स है और 2023 के लिए भी 4 जनवरी से नया बैच शुरू हुआ है। आप लोग एडमिशन लीजिए, 2 ईयर कोर्स है। इसमें भी क्या है, 2 साल आपको बाइलिंगुअल और हिंदी और अंग्रेजी में भी इसकी पढ़ाई होगी और आप इससे लाभान्वित हुई तथा आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग जरूर कीजिए। AKS001 का प्रयोग जरूर कीजिए, इससे आपको लाभ होगा, 10% की छूट मिलेगी। देखिए यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल प्लस यूपीएससी सीएससी जीएस का जो फीस का जो रखा गया है वो है
12 महीने की फीस है 88,705 रुपए, 24 महीने का फीस है 1,31,510 रुपए, 36 महीने का जो फीस रखा गया है 1,67,220 रुपए। और इसी तरह यूपीएससी सीएससी जीएस प्लस यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल का जो रखा गया है 12 महीने का फीस है 70,103 रुपए, 24 महीने का जो फीस रखा गया है वो रखा गया है 99,680 रुपए, और 36 महीने का जो फीस रखा गया है 1,21,200 रुपए। इसलिए दोस्त आप लोग देरी मत कीजिए और मेरे कोड AKS001 के साथ आप लोग AKS001 के साथ आप लोग 10% का फायदा उठाइए। आइकॉनिक प्राइज हाइक में कनेक्ट विथ पर्सनल कोच, मेंस टेस्ट सीरीज विथ एवल्यूएशन, कस्टमाइज योर स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन चलेगा और इंस्टीट्यूटिव वर्कशॉप होगा, आंसर राइटिंग कराई जाएगी और डेली कंटेंट दिया जाएगा। मतलब इतना सारी सुविधा आपको आइकॉनिक प्राइज हाइक में मिलेगी। इसलिए आप लोग देरी मत कीजिए और आइकॉनिक कोर्स में आप लोग हमारे कोड AKS001 के माध्यम से जरूर एडमिशन लीजिए और आप लोग काफी लाभान्वित होंगे। इससे यही हमारी कामना है। चलिए, इसी के साथ मैं अमित कुमार सिंह एक बार आप लोगों का फिर स्वागत करता हूं। आज हम दोस्त पढ़ेंगे आपात उपबंध। आपात उपबंध क्या है? आपात उपबंध जो संविधान में आपात उपबंध दिया गया, इसमें अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360, यही है आपात उपबंध। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। मेंस की दृष्टि से, प्रीलिम्स की दृष्टि से, दोनों की दृष्टि से ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग लास्ट तक हमारे क्लास में बने रहिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा आप हमारे कोड AKS001 के माध्यम से जरूर एडमिशन लीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आपात उपबंध। यद्यपि संविधान निर्माताओं ने भारत को शासन व्यवस्था को संघात्मक स्वरूप प्रदान किया, परंतु संविधान निर्माताओं को यह भी अनुमान था कि राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए यही संघात्मक ढांचा समस्याएं भी उत्पन्न कर सकता। क्या कह रहा है कि संविधान निर्माताओं ने क्या किया है? भारतीय शासन व्यवस्था को संघात्मक रूप दिया है। क्या है भारत? क्या है भारत? संघों का है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है, ठीक है। और लेकिन इसके बावजूद भी कहा गया था, भारतीय पता था, अनुमान था किसको? संविधान निर्माताओं को, कि यही संघात्मक ढांचा क्या होगा अगर ये आपात उपबंध नहीं रखे जाएंगे, नहीं मतलब इनके ऊपर कंट्रोल नहीं किया जाएगा राज्यों के ऊपर, तो क्या कर देगा? यही भारत की संप्रभुता पे, एकता पे, अखंडता पे क्या कर सकता है? यही संघात्मक ढांचा समस्या उत्पन्न कर सकता है। मान लीजिए कि अगर ये सब नहीं रहता तो क्या होता है? सब प्रदेश स्वच्छंद हो जाते, अपने अपने हिसाब से काम करते, तो इससे क्या होता? संघात्मक ढांचा टूट जाता। इसी एकता को बरकरार रखने के लिए संविधान निर्माताओं ने आपात उपबंध का प्रावधान किया है। अतः कुछ विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संविधान के भाग 18 में आपात उपबंधों का प्रावधान किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 352 से 360 शामिल है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपात स्थितियों का उल्लेख किया गया। देखिए क्या कह रहा है, याद रखिएगा, प्रीलिम्स की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपात उपबंध की व्यवस्था अनुच्छेद संविधान के किस भाग में की गई है। आपात उपबंध की व्यवस्था संविधान के किस भाग में है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स की दृष्टि से। तो भाग 18 में, भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध की व्यवस्था की गई है। और अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक क्या है? यह आपात उपबंध है। इसको 3 प्रकार के आपात स्थितियों में बांटा गया है। पहला है अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत यह आपात युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के कारण घोषित किया जाता है।
इस आपात को राष्ट्रीय आपात कहा जाता है। हालांकि संविधान में इस शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 352 का शीर्षक आपात की उद्घोषणा है। क्या किया जाता है? पहला जो आपात उपबंध है वो है अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 किस स्थिति में लगाया जाता है? देखिए, यह अनुच्छेद 352 विशेष परिस्थितियों में लगाया जाता है। यह सामान्य उपबंध नहीं है, यह विशेष परिस्थितियों में लगाया जाता है। जैसे क्या हो जाए, युद्ध की स्थिति हो जाए। जैसे मान लीजिए दो देशों के बीच युद्ध होने लगे, भारत और किसी और के साथ युद्ध होने लगे, बाह्य आक्रमण हो गया, या आपके ऊपर किसी दूसरे देश का आक्रमण हो गया, या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, उस स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत इमरजेंसी राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं। लेकिन संविधान में कहीं भी क्या इस शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन अनुच्छेद 352 की जो शीर्षक है उसमें उसको क्या कहा गया है? आपात की उद्घोषणा ही कहा गया है। अनुच्छेद 356, अनुच्छेद दूसरा क्या है? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत यह आपात किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में घोषित किया जाता है। इसे समांतर राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इसे राज्य आपात भी कहा जाता है। ये क्या है? अनुच्छेद 356 कब लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 लगाया जाता है कि जब राज्य में क्या हो जाए, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। जैसे मान लीजिए कि जो सरकार चल रही है वह संविधान सम्मत नहीं चल रही है, या तो उसके पास बहुमत नहीं हो। इस स्थिति में राज्यपाल अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर प्रदेश में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। तीसरा है अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 इसको क्या कहा जाता है? ये वित्तीय आपात है, यह वित्तीय आपात है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित होने वाला आपात वित्तीय आपात कहलाता है। इसका संबंध भारत या उसके किसी भाग के वित्तीय अस्थायित्व या साख की संकट की स्थिति में पहुंचने से है। अगर मान लीजिए कि भारत में वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाए, देखिए हालांकि अभी तक यह इमरजेंसी कभी नहीं लगाई गई है। अनुच्छेद 360 के तहत अभी तक कभी वित्तीय इमरजेंसी नहीं लगाई गई है। लेकिन अगर परिस्थिति ऐसी बन जाती है तो उस स्थिति में अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है। यही हो गया। इसी तीन को हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग एक एक को डिफाइन करके देखेंगे, पढ़ेंगे। यही देखिए, ये तीनों अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए। अनुच्छेद 352, 356 और 360 इसको आप लोग याद रखेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि आपात के प्रकार और उसके आधार क्या होते हैं। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर प्रीलिमिनरी की दृष्टि से है। अनुच्छेद 356 जिसे मान लीजिए कि पूछ दिया कि निम्नलिखित में अगर बाह्य आक्रमण होती है उसके अनुसार उस समय राष्ट्रपति किस आपात की घोषणा करते हैं, तो आप याद रखिएगा राष्ट्रीय आपात, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह जब होगा तो अनुच्छेद 352 के तहत होगा। अनुच्छेद 356 जब राज्य में क्या हो, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और तीसरा है राज्य द्वारा केंद्र के निर्देशों को न मानने के आधार पर भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत क्या है, देखिए भारत राज्यों का संघ है। अगर केंद्र की बात अगर कोई सरकार नहीं मानती है, राज्य सरकार नहीं मानती है, तो इसमें भी अनुच्छेद 356 के तहत उस प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। और तीसरा है अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 300 वित्तीय आपात, इस आधार पर कि भारत अथवा उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग में वित्तीय अस्थायित्व अथवा साख क्या है, वो संकट में है, उस स्थिति में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती
अब हम एक एक को अध्ययन करेंगे। पहला पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित आपात को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आपात कहा जाता है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात की घोषणा तथा उसके आधार से संबंधित है। क्या कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 352 क्या है? अनुच्छेद 352 को राष्ट्रीय आपात कहा जाता है। ये कब किया जाता है? यह राष्ट्रीय आपात कहने का मतलब क्या हुआ? क्योंकि यह पूरे देश में घोषित इमरजेंसी होती है। यह पूरे देश में एक साथ घोषित इमरजेंसी होती है और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आपात कहा जाता है। अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 354, अनुच्छेद 352 एवं 354 में आपात उद्घोषणा के प्रभाव की व्याख्या की गई है। इसके साथ ही अनुच्छेद 358 एवं 359 में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा से मूल अधिकारों को पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया गया। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे? एक एक करके डिफाइन करेंगे। अनुच्छेद उद्घोषणा के क्या आधार होते हैं? आपात उद्घोषणा के आखिर आधार क्या होते हैं? पहला है अनुच्छेद 352(1). अनुच्छेद 352(1) के अनुसार आपात की उद्घोषणा तभी हो सकती है जब राष्ट्रपति को यह संतुष्टि हो जाए कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है। यहाँ राष्ट्रपति की संतुष्टि का वास्तविक अर्थ मंत्रिपरिषद की संतुष्टि से है। क्या कहने का मतलब हुआ कि अनुच्छेद 352(1) कहता है कि क्या है? अगर यह आपात की उद्घोषणा, राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा, राष्ट्रीय आपात की, याद रखिएगा, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा तभी कर सकते हैं अगर उन्हें यह संतुष्टि हो जाए कि भारत का कोई क्षेत्र क्या है, बाह्य आक्रमण, युद्ध या सशस्त्र विद्रोह के कारण उसकी सुरक्षा खतरे में है, तो वह क्या कर सकते हैं? वह आपात की उद्घोषणा कर सकते हैं। यहाँ पे राष्ट्रपति को घोषणा करने का मतलब क्या हुआ कि मंत्रिमंडल के द्वारा प्रस्तावित, मंत्रिमंडल द्वारा क्या किया जाएगा? इसकी संतुष्टि की जाएगी, उसकी घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। यह है अनुच्छेद 352(1). मूल संविधान में आपात की उद्घोषणा के 3 आधार बने थे। जो मूल संविधान है उसमें क्या है? आपात की उद्घोषणा के 3 आधार थे, किंतु इनमें से सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति था। आपको याद होगा कि पहले क्या था? आंतरिक सशस्त्र विद्रोह की जगह पे आंतरिक अशांति था। इसी का सहारा लेकर, आंतरिक अशांति का ही सहारा लेकर 77 में श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा क्या किया गया था? इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई थी और भारत को एक तरह से पूरी तरह से अराजक की स्थिति में पहुंचा दिया गया था। जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी और 44वां संविधान संशोधन हुआ तो उन्होंने पहला काम क्या किया? आंतरिक अशांति को उससे हटा करके क्या कर दिया गया? वहां पे सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया, इसलिए कि आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर कोई भी प्रधानमंत्री क्या हो सकता था? कोई भी शासक तानाशाह रूप ले सकता था, जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी ने लिया था। तो उसी से बचने के लिए आंतरिक अशांति को हटा दिया गया, उसके जगह पे सशस्त्र विद्रोह को शामिल किया। जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो बताया है 78 में 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति शब्दावली के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया। उद्घोषणा की क्या प्रक्रिया होती है? उद्घोषणा की प्रक्रिया राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा अथवा इस प्रकार की गई उद्घोषणा में कोई परिवर्तन तब तक नहीं हो सकता है जब तक मंत्रिमंडल द्वारा ऐसा करने का प्रस्ताव उसे लिखित रूप से न दिया गया हो। यह प्रावधान 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से जोड़ा गया था। क्या कह रहा है? कह रहा है
अनुच्छेद 352 मान लीजिए कि अगर 352 की उद्घोषणा कर दिया गया है, अगर उसमें कि अगर राष्ट्रपति उसको अपनी इच्छा से नहीं हटा सकते हैं, अगर अनुच्छेद 352 की उद्घोषणा कर दी गई है तो उसे राष्ट्रपति अपनी इच्छा से नहीं हटा सकते हैं। कब हटा सकते हैं? जब तक मंत्रिमंडल द्वारा उन्हें ऐसा करने के लिए प्रस्ताव लिखित रूप से न दिया गया हो। अगर मंत्रिमंडल उन्हें लिखित रूप से यह प्रस्ताव देता है कि अब देश के अंदर शांति स्थापित हो गई है और अनुच्छेद 352 के तहत जो आपात की घोषणा की गई है उसको वापस लेने का सही समय है, तो उसे क्या कर सकते हैं? वह राष्ट्रपति उसको वापस ले सकते हैं। यह कब जोड़ा गया था? यह प्रावधान जोड़ा गया था 44वां संविधान संशोधन जब हुआ 1978 के माध्यम से मोरारजी देसाई की सरकार में इस प्रावधान को भी जोड़ा गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में आपात की लगाए जाने से सीख लेते हुए संविधान में यह संशोधन किया गया था ताकि केवल एक ही व्यक्ति की इच्छा से पूरे देश की नियति निर्धारित न हो। वही चीज अभी जो कहे थे, यह क्यों जोड़ा गया भाई? आंतरिक अशांति को हटाकर इसीलिए जोड़ा गया था सशस्त्र विद्रोह को कि आंतरिक अशांति का बहाना लेकर कोई भी शासक क्या हो सकता था, कोई भी प्रधानमंत्री तानाशाह का रूप धारण कर सकता। इसी चीज से बचने के लिए आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया और उसके जगह पे सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया कि जिससे क्या हो कि जो स्थिति श्रीमती इंदिरा गांधी ने 75 में किया था वह स्थिति का दोबारा पुनर्विलोकन न हो। 29वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा अनुच्छेद 352 में एक नया खंड जोड़ा गया जो राष्ट्रपति की एक से अधिक समकालीन घोषणाओं से संबंधित है। इसमें पहला चेंज कब किया गया था? 352 में, अनुच्छेद 352 में संविधान के 29वां संविधान संशोधन हुआ था 1975 में। उसमें एक नया खंड जोड़ा गया, किसमें? 352 में, कि जो राष्ट्रपति की एक से अधिक समकालीन घोषणाओं से संबंधित है। इस नए खंड में स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति को इस अनुच्छेद के अंतर्गत विभिन्न आधारों पर विभिन्न उद्घोषणाएं करने की शक्ति होगी, चाहे राष्ट्रपति ने पहले से ही यह उद्घोषणा क्यों न कर रखी हो और वह परिवर्तन में हो। मतलब क्या कह रहा है कि जो 1975 में जो 38वां संविधान संशोधन हुआ उसमें एक नया खंड जोड़ा गया, उसमें स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति को इस अनुच्छेद के अंतर्गत विभिन्न आधारों पर विभिन्न प्रकार की घोषणाएं करनी होगी, चाहे राष्ट्रपति ने पहले ही इसकी उद्घोषणा क्यों न की हो। अगर मंत्रिमंडल द्वारा इसे प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति को इसको घोषणा करना ही होगा। उद्घोषणा का क्षेत्रीय विस्तार क्या क्या, मतलब उद्घोषणा के बाद किन किन चीजों पर इसका प्रभाव पड़ता है, क्षेत्रीय विस्तार क्या होता है। मूल संविधान में स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा गया था कि आपात की उद्घोषणा भारत के किसी भाग तक सीमित की जा सकती है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इस प्रावधान में परिवर्तन किया गया, जिससे अब राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह आपात की उद्घोषणा संपूर्ण भारत या किसी विशेष भाग के संबंध में कर सकता है। क्या कह रहा है कि उद्घोषणा का जो क्षेत्रीय विस्तार है, जो मूल संविधान था, जो मतलब जब संविधान का निर्माण किया गया था उसमें आपात उद्घोषणा में भारत के किसी भाग तक सीमित की जा सकती है, यह नहीं कहा गया कि मतलब जो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाएगी इसका विस्तार कहां तक होगा इसके बारे में कोई वर्णन नहीं किया गया। लेकिन 1976 में श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ उसमें यह परिवर्तन किया गया, प्रावधान जोड़ा गया कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है, कि राष्ट्रपति का यह अधिकार दिया गया
कि वह आपात की उद्घोषणा संपूर्ण भारत में कर सकते हैं या वह किसी विशेष भाग में भी कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि अनुच्छेद 352 के तहत मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर में हमला हो गया है चीन या पाकिस्तान का, तो कोई जरूरी नहीं है कि अनुच्छेद 352 के तहत संपूर्ण देश में आपात की घोषणा किया जाए। यह राष्ट्रपति का अधिकार है कि अगर उन्हें लगता है कि यह केवल केवल इमरजेंसी जम्मू कश्मीर तक ही सीमित रहनी चाहिए, तो केवल उतने ही दूर में उसको घोषित कर सकते हैं। या संपूर्ण मतलब इसमें क्या है, मंत्रिमंडल की सलाह के ऊपर राष्ट्रपति हैं। अगर मंत्रिमंडल कहता है कि नहीं संपूर्ण देश में इमरजेंसी की जरूरत है, तो वो संपूर्ण देश में घोषित कर सकते हैं। या ये कह सकता है कि अगर राष्ट्रपति को यह लगता है कि नहीं केवल एक खास क्षेत्र में ही जरूरत है, तो ये कब जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से इस शब्द को जोड़ा गया। अभी तक की गई आपात को अभी तक कितनी बार इस तरह की आपात की उद्घोषणा की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीटी के अनुसार जान लीजिए आप लोग। अभी तक अनुच्छेद 352 का प्रयोग 3 बार किया गया है। इन तीनों उद्घोषणाओं से संबंधित प्रमुख तथ्य इस प्रकार। पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को आपात की घोषणा की गई थी। पहली बार कब, चीन युद्ध के समय पहली बार इस आपात अनुच्छेद 352 के तहत जो आपात की घोषणा कब हुई थी, 1962 में। इसका कारण था सितंबर 1962 में चीन ने नेफा क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था। इसी क्षेत्र को अब क्या कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है, क्या यही जम्मू, कहाँ हमला किया था, चीन ने 1962 में चीन ने अरुणाचल प्रदेश असम का जो क्षेत्र है, नेफा का क्षेत्र जिसको कहा जाता था, उस पर आक्रमण कर दिया था। और इसीलिए पहली बार अनुच्छेद 352 के तहत इमरजेंसी की घोषणा, राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा 1962 में ही किया। आपात की दूसरी उद्घोषणा 1971 में किया गया। आपात की दूसरी उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद 352 के तहत जब राष्ट्रीय आपात कहेगा तो अनुच्छेद 352 होता है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत दूसरी आपात उद्घोषणा सितंबर 1971 को पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण की गई थी। यह उद्घोषणा मार्च 1977 तक लागू रही। क्या कह रहा है, 1972 तक लागू रही, मार्च 1972। दूसरी आपात की घोषणा कब की गई थी, दूसरी आपात की घोषणा की गई थी 1971 में, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। 1971 में जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ और भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हुआ, युद्ध की स्थिति बनी, युद्ध हुआ। उस समय दूसरी बार अनुच्छेद 352 के तहत इमरजेंसी की घोषणा की गई थी, आपात की उद्घोषणा की गई थी। और यह घोषणा किया गया था दिसंबर 1971 में, क्योंकि दिसंबर में ही पाकिस्तान ने भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया और यह इमरजेंसी लागू रही मार्च 1972 तक, जब तक शिमला समझौता नहीं हो गया। तीसरा आपात की उद्घोषणा 1975 में किया गया श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा। तीसरा आपात की उद्घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 को किया गया। यह उद्घोषणा 21 मार्च 1977 को वापस ली गई। तीसरा कब किया गया, तीसरा आपात की उद्घोषणा किया गया 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा। श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 में इमरजेंसी घोषणा की गई। किस आधार पर किया गया था, आंतरिक अशांति के आधार पर। हुआ यह था कि श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन छेड़ रखा और इसी से वह क्या किया, श्रीमती, चूंकि 71 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को पराजित किया और अगला बांग्लादेश का निर्माण हुआ, मतलब पाकिस्तान टूट गया। उसके बाद से श्रीमती इंदिरा गांधी के अंदर क्या हुआ नहीं, एक तो जानते ही हैं कि जब व्यक्ति बहुत विजेता होने लगता है तो उसके अंदर घमंड आ जाता है।
तो इस स्थिति में श्रीमती इंदिरा गांधी भी इसी स्थिति में आ गई और उन्होंने तानाशाही रवैया अपना लिया। तानाशाही रवैया, जैसे क्या किया गया, जनसंख्या नियंत्रण कानून पास किया गया और उसके तहत क्या किया गया, लोगों के साथ जबरदस्ती नसबंदी की प्रक्रिया शुरू कर गई, खासकर एक धर्म विशेष के लोगों के प्रति किया गया और देश में इस तरह क्या हो गया, अफरा तफरी का माहौल बन गया और इसी को लेकर जयप्रकाश नारायण के द्वारा श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया गया और इसी स्थिति में आंतरिक अशांति को आधार बनाते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी की घोषणा की, राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी। यह जो था आपात 25 जून 1975 को लागू हुआ और 21 मार्च 1977 तक यह चला। इस दौरान क्या हुआ कि जो भी नेता विरोध किए, जो भी लोग विरोध किए, सबको जेल के अंदर ठूस दिया गया, मतलब जेल के अंदर डाल दिया गया। बिल्कुल पूरी तरह से क्या कर दिया गया था कि विपक्ष विहीन हो गया, मतलब हर जगह ताल हो गया। यहां तक कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी ताला मारने की बात हो गई थी कि देश में कानून की कोई जरूरत ही नहीं है, सरकार जो चाहेगी वो करेगी। कहा जाता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी जी और बंगाल के मुख्यमंत्री थे विधान चंद्र राय, सिद्धार्थ शंकर राय, ये लोग ताला मारने भी चले गए थे सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि ये लोग मारे नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि स्थिति ऐसी बन गई थी। उद्घोषणा के अनुमोदन तथा समयावधि, मतलब कब इसकी उद्घोषणा की जा सकती है और इसका कितना समयावधि हो सकता है। राष्ट्रपति द्वारा की गई उद्घोषणा का संसद के दोनों सदनों द्वारा 1 माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है। क्या है, अगर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाती है तो इसका भी प्रक्रिया क्या है, वही है, सेम है कि इसको 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग बहुमत से इसको अनुमोदित होना आवश्यक है। अर्थात ऐसी उद्घोषणा सिर्फ 1 महीने तक संसद के अनुमोदन के बिना लागू रह सकती है। मतलब क्या है कि 1 महीना तक तो लागू किया ही जा सकता है, इसके लिए संसद की अनुमति की जरूरत नहीं है। लेकिन 1 महीना से ज्यादा अगर बढ़ाना होगा तो इसकी क्या करना होगा, संसद से इसकी मंजूरी लेनी होगी। प्रारंभ में संसद द्वारा अनुमोदन के लिए दी गई सीमा 2 माह थी, परंतु 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे 1 माह कर दिया गया। क्या कह रहा है, पहले यह समय सीमा तय किया गया था कि अगर एक बार इमरजेंसी लागू कर दिया गया तो वह 2 माह तक बना रह सकता था। 2 माह के बाद अगर बढ़ाना हो तो उसके लिए संसद से उसके लिए स्वीकृति लेनी होती थी। लेकिन 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन किया गया उसमें इस अवधि को घटाकर 1 साल कर दिया। इसका एक अपवाद यह है, कि यदि आपात उद्घोषणा के समय लोकसभा विघटित है अथवा इस 1 माह की अवधि के दौरान उद्घोषणा के अनुमोदन के बिना ही उसका विघटन हो जाता है, परंतु राज्यसभा ने उद्घोषणा का अनुमोदन कर दिया है तो उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से 30 दिनों तक जारी रहे। क्या कह रहा है, कह रहा है इसको अपवाद के रूप में दिया गया है। यदि मान लीजिए कि आपात की उद्घोषणा हो गई है, इस समय लोकसभा नहीं है, मतलब लोकसभा का विघटन हो गया है। भाई लोकसभा का तो विघटन होता ही है। अगर मान लीजिए कि आपात के समय में जो की उद्घोषणा हो रही है उस समय लोकसभा विघटित है अथवा 1 माह की अवधि के दौरान उद्घोषणा अगर मान लीजिए कि जैसे क्या हुआ, या तो पहले से घोषणा के पहले ही नहीं है या घोषणा हो जाती है और 1 महीना के अनुमोदन जो टाइम रखा गया है उसके अगर पहले ही विघटित हो जाती है तो क्या होगा, लेकिन राज्यसभा ने इस उद्घोषणा का अनुमोदन कर दिया है। उस स्थिति में क्या होगा कि जो नई लोकसभा की जो बैठक होगी पहली बैठक से 30 दिनों तक के भीतर इसको उससे क्या करना पड़ेगा, मंजूरी लेना होगा।
यदि संसद के दोनों सदनों से यदि संसद के दोनों सदनों से इसका अनुमोदन हो गया हो तो आपात 6 महीना तक जारी रहेगा तथा प्रत्येक 6 माह में संसद के अनुमोदन से इसे अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। प्रत्येक 6 माह में संसद द्वारा अनुमोदन किए गए जाने से यह उपबंध वर्ष 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि अगर दोनों सदनों ने अगर मतलब लोकसभा और राज्यसभा ने दोनों सदनों ने इसको अनुमोदन कर दिया है तो आपातकाल 6 महीना तक जारी रह सकता है। 6 महीना तक जारी रह सकता है। कौन? अनुच्छेद 352 के तहत। और प्रत्येक 6 माह में संसद क्या करेगा? इसका अनुमोदन करेगा। अगर संसद को यह लगता है कि नहीं इमरजेंसी बढ़ाने की जरूरत है तो वह एक बार बैठक करके उसको 6 महीना तक के लिए बढ़ा सकता है। और इस तरह यह प्रक्रिया है वह चाहे तो अनंत काल तक हो सकता है। अनंत काल मतलब जब तक चाहे उनकी इच्छा पे निर्भर है। प्रत्येक 6 माह में संसद द्वारा अनुमोदन किए जाने का यह उपबंध 1978 में जोड़ा गया। पहले यह नहीं था। पहले अगर एक बार कर दिया तो कर दिया, लेकिन 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार ने जब 44वां संविधान संशोधन किया उसमें यह डाल दिया कि 6 महीना पे के बाद एक बार इमरजेंसी मतलब अनुच्छेद 352 के तहत अगर आपात की उद्घोषणा हो जाती है तो 6 महीना के बाद उसका एक बार फिर संसद से अनुमोदन लेना होगा। यदि 6 महीना की अवधि पूरी होने से पहले ही यदि 6 महीना की अवधि पूरी होने से पहले ही लोकसभा का विघटन हो जाए तथा राज्यसभा आपातकाल को 6 माह के लिए बढ़ाने का संकल्प पारित कर दे तो नई लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से 30 दिनों तक आपात की उद्घोषणा की जा सकती है। क्या कह रहा है कि यदि मान लीजिए कि अगर 6 महीना की उद्घोषणा हो गई उसके पहले ही लोकसभा का अगर विघटन हो जाता है और राज्यसभा इसको 6 महीने के लिए अनुमोदित कर देती है तो उस स्थिति में क्या होगा कि जो नई लोकसभा का पुनर्गठन होगा उसकी पहली बैठक से लेकर 30 दिनों तक आपात की उद्घोषणा रहती है। आपात की उद्घोषणा, आपातकाल की उद्घोषणा अथवा इससे जारी रहने का प्रत्येक प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। विशेष बहुमत का अर्थ है कि संकल्प को सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत के साथ साथ सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 का समर्थन मिलना चाहिए। क्या कह रहा है कि आपातकाल की जो उद्घोषणा होगी उसमें संसद के विशेष बहुमत की जरूरत है। याद रखिएगा ये प्रश्न पूछता है कि साधारण बहुमत से पास किया जाता है कि विशेष बहुमत से, लेकिन याद रखिएगा आप लोग कि विशेष बहुमत से इसकी घोषणा होनी चाहिए। जब विशेष बहुमत से राष्ट्रपति जब इसकी घोषणा करेंगे, जब विशेष बहुमत के द्वारा दोनों सदनों के अलग अलग, हाँ इस पे संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है, दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत के द्वारा जब इसको अनुमोदित किया जाएगा तब इसका क्या होगा। विशेष बहुमत का मतलब क्या होना चाहिए? 2/3 जितने सांसद उपस्थित हैं उसके 2/3 का समर्थन मिलना चाहिए, तभी आपातकाल की उद्घोषणा हो सकती है। उद्घोषणा की समाप्ति कैसे कर सकते हैं? राष्ट्रपति जब चाहे आपात की उद्घोषणा वापस ले सकते हैं। राष्ट्रपति जब चाहे आपात की उद्घोषणा को वापस ले सकते हैं। उद्घोषणा को वापस लेने के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। अनुच्छेद 352 4 5 में निर्धारित समय सीमा के अंदर यदि दोनों सदनों के विशेष बहुमत से मूल उद्घोषणा या उसके समय में विस्तार की उद्घोषणा का अनुमोदन नहीं किया जाता है। क्या कह रहा है कि यह राष्ट्रपति को अधिकार है कि राष्ट्रपति जब चाहे
तब उद्घोषणा को वापस ले सकते हैं। राष्ट्रपति जब चाहे अपनी कोई जरूरी नहीं है कि एक बार घोषित हो गया तो 6 महीना तक रहेगा ही रहेगा। अगर राष्ट्रपति को यह लगता है कि अब इसकी जरूरत नहीं है, तो मंत्रिमंडल उसको वो करेगी और वो उसको वापस ले सकती है। 6 महीना के पहले भी वापस ले सकती है। ठीक है? वही कह रहा है कि वापस ले अनुच्छेद 352 4 और अनुच्छेद 352 5 में निर्धारित समय सीमा में यदि दोनों सदनों के विशेष बहुमत से मूल उद्घोषणा के समय विस्तार की, मान लीजिए कि अगर 6 महीना के बाद, अगर 6 महीना तक रहा, अगर 6 महीना के बाद सदन का दोनों सदनों के विशेष बहुमत से इमरजेंसी को बढ़ाने की उद्घोषणा नहीं की जाती है, मतलब बहुमत नहीं पास किया जाता है, तो राष्ट्रपति उसको वापस ले लेंगे। उस स्थिति में क्या होगा? उस स्वतः ही वो समाप्त हो जाएगा, वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक नया प्रावधान इसके अंदर जोड़ा गया। यदि लोकसभा मूल उद्घोषणा अथवा अवधि बढ़ाने वाली उद्घोषणा के विरोध में कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्यों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को लिखित सूचना देती है। क्या जोड़ा गया कि 1978वां संविधान संशोधन जब हुआ, उसमें 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 1978 में जो हुआ, उसमें यह प्रावधान जोड़ा गया कि यदि लोकसभा मूल उद्घोषणा अवधि बढ़ाने वाली उद्घोषणा के विरोध में कुल सदस्यों की संख्या के 1/10 सदस्यों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को अगर लिखित सूचना दी जाती है, ऐसी स्थिति में 14 दिनों के अंदर लोकसभा की विशेष बैठक बुलाए जाने की अनिवार्यता है। तब क्या हुआ? देखिए, अगर मान लीजिए कि अगर इमरजेंसी की घोषणा कर दिया गया, लेकिन अगर पूरे संसद का 1/10 सदस्य अगर लिखित रूप से उस घोषित इमरजेंसी के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष को ज्ञापन देते हैं, तो ऐसी स्थिति में 14 दिन के भीतर लोकसभा की विशेष बैठक बुलाए जाने की अनिवार्यता कर दिया गया है। और उसके क्या किया जाएगा? जब लोकसभा की बैठक होगी तो तब उसमें जाके उस पर विचार होगा और फिर उसको पारित किया जाएगा, जिससे इस संकल्प पे विचार होता है। लोकसभा द्वारा यह संकल्प पारित किए जाने के लिए विशेष बहुमत का प्रावधान नहीं किया गया है। जैसे मान लीजिए क्या है, अगर 1/10 अगर सांसद करते हैं, जैसे मान लीजिए 550 सांसद हैं, जिसमें से 55 सांसद जो हैं, अगर लोकसभा अध्यक्ष को यह ज्ञापन देते हैं कि क्या किया जाए कि 14 दिन के भी अगर इमरजेंसी का वो विरोध करते हैं लिखित रूप से, तो लोकसभा अध्यक्ष 14 दिनों के भीतर क्या करेंगे? बैठक को बुलाएंगे और इसमें फिर विचार किया जाएगा इमरजेंसी पे। लेकिन अगर इस बार जो इमरजेंसी का संकल्प पारित होगा, उसके लिए किसी विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है, मतलब साधारण बहुमत से भी उसको लागू किया जा सकता है। अब आपात की उद्घोषणा के क्या प्रभाव होते हैं? आपातकाल अगर अनुच्छेद 352 की उद्घोषणा के क्या प्रभाव है? अनुच्छेद 353 क में स्पष्ट कहा किया गया है कि आपात की उद्घोषणा होने पर केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य सरकार को यह निर्देश देने तक हो जाएगा कि वह अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करे। अतः आपात की उद्घोषणा लागू होने के दौरान राज्य सरकार को केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत शासन चलाना होता है। कितनी बड़ी शक्ति है। तो देखिए कि अनुच्छेद, अगर मान लीजिए इमरजेंसी की घोषणा हो गई है, अनुच्छेद 352 की घोषणा है आपात बंद की,
तो इसके अंदर क्या है, अनुच्छेद 353 क कहता है कि ऐसी परिस्थिति में अगर आपात की उद्घोषणा हो गई है तो ऐसी परिस्थिति में केंद्र के द्वारा जो कहा जाएगा वह राज्य सरकार को मानना होगा। मतलब केंद्र की जो कार्यपालिका की शक्ति क्या होती है, बढ़ जाती है। केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार हो जाता है और उसी के अनुसार राज्य को चलना होता है, राज्य के क्रियाकलापों को चलाना। अनुच्छेद 35A कहां पे, जम्मू कश्मीर। अनुच्छेद 35A क के अनुसार आपात की घोषणा के साथ संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 35A के तहत क्या दिया गया है, अनुच्छेद 35A क के तहत अगर मान लीजिए कि आपात की घोषणा हो गई है, उस दौरान संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार। यह परिवर्तन अध्यादेश जारी करने की शक्ति को लेकर भी होता है। राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। अगर मान लीजिए घोषित इमरजेंसी है, इमरजेंसी घोषित की गई है, उस दौरान अनुच्छेद 35A के तहत क्या है, राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बना सकता है। और क्या, राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश भी जारी कर सकता है। जारी करने की राष्ट्रपति को शक्ति मिल जाती है। यदि आपात की उद्घोषणा पूरे भारत के स्थान पर किसी राज्य, क्षेत्र या विशेष क्षेत्र के संबंध में की गई है तो भी संसद को शेष राज्य अर्थात आपात की उद्घोषणा करने वालों से भिन्न के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि आपात की उद्घोषणा पूरे भारत के स्थान पर एक खास क्षेत्र में किया गया है, केवल एक खास एक किसी विशेष राज्य में ही किया गया है, तो भी संसद को यह अधिकार मिल जाता है कि वह पूरे देश के जितने राज्य हैं, मतलब पूरे संघ के जो राज्य हैं, उनके लिए कानून बनाने की शक्ति के पास निहित होती है। मतलब अगर एक बार अनुच्छेद 352 के तहत मान लीजिए किसी खास क्षेत्र में ही इमरजेंसी लग गया है, तो केवल उसी क्षेत्र के लिए कानून बनाने का नहीं संसद को पावर है, उसके इतर अन्य जो क्षेत्र हैं जहां इमरजेंसी नहीं है, उसके लिए भी कानून बनाने की शक्ति किसको प्राप्त हो जाती है, केंद्र को प्राप्त। संसद द्वारा आपातकाल में राज्य सूची के विषयों पर बनाए गए कानून आपात की समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभावित रहा। क्या कर रहा है, मान लीजिए कि आपातकाल की उद्घोषणा हो गई है और राज्य सूची के विषय पर अगर संसद के द्वारा कानून बना दिया जाता है तो वह क्या होगा, आपातकाल की समाप्ति होने पर वह 6 महीना तक प्रभावी रहेगा। यह प्रावधान अनुच्छेद 250 में किया गया है। यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 250 में स्पष्ट किया गया। अब अनुच्छेद 354 क्या है, अनुच्छेद 354 के अनुसार जब राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा लागू हो तब राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों के मध्य करों के संवैधानिक वितरण के संबंध में उपबंधों में संशोधन कर सकता है। ऐसे संशोधन उस वित्त वर्ष की समाप्ति तक जारी रहते हैं जिसमें आपात की समाप्ति होता है। क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 354 क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि जब अगर राष्ट्रपति के द्वारा आपात की उद्घोषणा है, लागू है, तो केंद्र और राज्य के मध्य जो करों का बंटवारा होता है, वह करों का जो बंटवारा होता है उसमें क्या है, उसमें भी करों के बंटवारे में भी संवैधानिक वितरण के संबंध में उपबंध बनाकर उसमें संशोधन संसद कर सकता है। ऐसे संशोधन उस वित्त वर्ष की समाप्ति, मान लीजिए जिस वित्त वर्ष में यह लागू किया गया है तब तक वह जारी रहते हैं और जिसमें आपातकाल समाप्त होता है।
जैसे मान लीजिए कि अगर 1 साल तक आपातकाल है, अगर उस वित्त वर्ष में अगर संसद के द्वारा संशोधन करके राज्य की केंद्र और राज्य के मध्य जो करों का बंटवारा है, अगर उसमें संशोधन किया जाता है, तो वह पूरे वित्तीय वर्ष तक लागू रहता है। अनुच्छेद 354 2 अनुच्छेद 354 2 में स्पष्ट किया गया है कि यदि राष्ट्रपति राजस्व वितरण से संबंधित कोई आदेश जारी करता है, तो उसे यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाए। क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 302 354 2 कहता है कि यदि राष्ट्रपति मान लीजिए कि राजस्व वितरण केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का जो बंटवारा होता है, उससे संबंधित अगर कोई आदेश है जारी करता है, तो उसे क्या करेगा, संसद के दोनों पटलों पर रखा जाएगा। अनुच्छेद 83 2 में बताया गया है कि जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा लागू हो, तब लोकसभा का कार्यकाल इसके सामान्य कार्यकाल से आगे संसद द्वारा विधि बनाकर एक समय में 1 वर्ष के लिए चाहे कि जितनी बार बढ़ाया जा सके। क्या कह रहा है, जिसे मान लीजिए कि इमरजेंसी लागू है, तो यह क्या है कि यह पावर दिया गया है संसद कि संसद चाहे तो कानून बनाकर संसद का कार्यकाल जो है वो बढ़ा सकती है, एक बार में 1 साल बढ़ा सकती है, 1 वर्ष, और वह चाहे तो अनिश्चित काल के लिए भी उसके पास बढ़ाने का अधिकार है। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा ही प्रावधान राज्यों की विधानसभाओं के संबंध में भी अनुच्छेद 172 में कहा। अनुच्छेद 358 का संबंध क्या? अनुच्छेद 19 में दिए गए मौलिक अधिकारों के निलंबन से, जबकि अनुच्छेद 359 अन्य मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 20 व 21 के अतिरिक्त के निलंबन से संबंधित है। क्या करा है अनुच्छेद 358? क्या करा कि आप जानते हैं कि जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाती है, तो क्या होता है, मौलिक अधिकार पे प्रतिबंध लग जाता है, मौलिक अधिकार पे प्रतिबंध लग जाता है। वही कहा है कि अनुच्छेद 358 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 19 में दिए गए मौलिक अधिकारों के निलंबन से है। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में जो मौलिक अधिकार मिले हैं उसके निलंबन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 जो है वो अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त, देखिए 2 भागों में बांटा गया है। अनुच्छेद 358 के तहत क्या किया गया है, अनुच्छेद 19 में जो मौलिक अधिकार मिले हैं उसका प्रतिबंधन करता है कौन? अनुच्छेद 358। और अनुच्छेद 359 क्या करता है, अनुच्छेद 20 और 21 में जो मौलिक अधिकार मिले हैं उसको छोड़कर बाकी के निलंबन से संबंधित है। अनुच्छेद 359 ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है कि अनुच्छेद परीक्षा में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 19 को प्रतिबंधन किया जाता है? मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 का प्रतिबंधन किया जाता है अनुच्छेद 358 के अंतर्गत। और किस अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 20 21 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकार का प्रतिबंधन किया जाता है? तो होगा अनुच्छेद 359। अनुच्छेद 358 के अनुसार यदि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा प्रवर्तन में है, तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिए गए 6 मौलिक अधिकारों का सिर्फ तभी निलंबन किया जाता है जब युद्ध बाह्य आक्रमण के आधार पर आपात की उद्घोषणा की गई है। क्या कहा है? अनुच्छेद 358 के अनुसार कहा गया है कि यदि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा लागू है, प्रवर्तन में है, तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिए गए
6 मौलिक अधिकारों को सिर्फ तभी तक निलंबन किया जाएगा जब तक युद्ध और बाह्य आक्रमण का के आधार पर आपातकाल लागू है। आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं, आंतरिक अशांति के आधार पर अगर आपातकाल की घोषणा है, मान लो 352, उसमें क्या होता है, मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। याद रखिए, अगर आंतरिक अशांति को तो हटा दिया गया है, अब तो आंतरिक अशांति को हटा दिया गया है ना, अब क्या है, बाह्य आक्रमण, युद्ध और बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। तो बाह्य आक्रमण और युद्ध की परिस्थिति जब बनती है, उसी स्थिति में मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए सशस्त्र विद्रोह होता है, उस स्थिति में मौलिक अधिकार का प्रतिबंधन नहीं हो सकता। अनुच्छेद 19 का निलंबन सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित आपातकाल में नहीं किया जाता। वही चीज है जो भी बताया। अब अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह आपात की उद्घोषणा के दौरान आदेश निकालकर घोषित कर सकता है कि भाग 3 में शामिल कौन से मूल अधिकारों अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के अतिरिक्त को न्यायालय में परिवर्तित कराने का अधिकार निलंबित होगा। अब अनुच्छेद 358 और 359 में क्या अंतर है? अनुच्छेद 358 का संबंध अनुच्छेद 19 में प्रदान किए गए मूल अधिकारों से। अभी बताए पीछे कि अनुच्छेद 358 के तहत क्या किया जाता है कि अनुच्छेद 19 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उसका प्रतिबंधन किया जाता है, जबकि अनुच्छेद 359 का संबंध उन सभी मूल अधिकारों से है जिनका राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा निलंबन हो सकता है। अनुच्छेद 358 के द्वारा अनुच्छेद 19 में दिए गए मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, जबकि अनुच्छेद 359 मूल अधिकारों का निलंबन स्वतः नहीं होता। क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 358 के द्वारा अगर मान क्या होता है कि अनुच्छेद 19 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं वह लागू होते ही स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, लेकिन अनुच्छेद 359 का जो मूल है 359 के तहत मूल अधिकारों का निलंबन स्वतः नहीं किया होता है, उसे करना पड़ता है, घोषणा करनी पड़ती है। अनुच्छेद 356 अनुच्छेद 356 द्वारा निलंबित होने वाला मूल अधिकार केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपात में ही निलंबित होता है, जबकि अनुच्छेद 359 के द्वारा निलंबित होने वाला मूल अधिकार बाह्य तथा आंतरिक सशस्त्र विद्रोह दोनों आधारों पर निलंबित होता है। क्या कह रहा है? ये अनुच्छेद 358 है, याद रखिएगा, आप लोग गलती लिखा गया। अनुच्छेद 3 क्या कर रहा है कि अनुच्छेद 358 के तहत जो निलंबित मूल अधिकार है, मतलब अनुच्छेद 19 के तहत जो मूल अधिकार हैं वो अनुच्छेद 358 के तहत क्या कहते हैं, इसमें किस स्थिति में उसको निलंबित किया जा सकता है, युद्ध और बाह्य आक्रमण की अगर स्थिति बनती है उस स्थिति में अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 के तहत जो मूल अधिकार प्रदत्त किए गए हैं वो प्रतिबंधित हो जाते हैं। लेकिन 359 के द्वारा निलंबित होने वाला मूल अधिकार बाह्य और आंतरिक विद्रोह के आधार पे नहीं, आधार पे बाह्य और आंतरिक विद्रोह होता है, सशस्त्र विद्रोह मान लीजिए हो जाता है, बाहरी और सशस्त्र विद्रोह दोनों होता है, उस स्थिति में भी इसको निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 से संबंधित मूल अधिकारों को आपातकाल की संपूर्ण अवधि के लिए निलंबित कर देता है।
जबकि अनुच्छेद 359 द्वारा मूल अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की गई अवधि के लिए ही होता है। अब हम पढ़ेंगे राज्यों में राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356। अभी तक तो हम क्या पढ़ रहे थे, अनुच्छेद 352 पढ़ रहे थे, अब पढ़ेंगे अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 आपात के अन्य प्रकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 356 में आपात के इस प्रकार को राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता कहा गया है। इसके लिए आपात शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। यह सामान्य रूप से राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है। इसे राज्य आपात या संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। क्या कह रहा है, अनुच्छेद 356 कब लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 लगाया जाता है जब राज्य में संवैधानिक स्थिति विफल हो जाती है। मतलब अगर संविधान सम्मत कार्य नहीं होता है उस परिस्थिति में, और जब राज्य जो होता है केंद्र की बात नहीं सुनता है, उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन की घोषणा, उसको आपात नहीं कहा जाता है, उसको आपात शब्द उसके लिए उचित नहीं है, उसको कहा जाता है राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। इसे कभी कहीं राज्य आपात या संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। तो राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के क्या आधार होते हैं? राष्ट्रपति शासन जो लगता है राज्यों में अनुच्छेद 356 के तहत, उसके क्या आधार हैं? यदि कोई राज्य सरकार जानबूझकर संविधान के निर्देशों का उल्लंघन करे अथवा राज्य में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए कि राज्य सरकार संविधान के अनुरूप शासन चलाने में असमर्थ हो, तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग आधार बनता है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि यदि कोई राज्य सरकार जानबूझकर संविधान के क्या करती है, निर्देशों का उल्लंघन करती है, और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि राज्य सरकार संविधान के अनुरूप सरकार चलाने में बिल्कुल असमर्थ है, ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 356 का प्रयोग आधार बनता है। इसके लिए संविधान में दो आधार बताए गए हैं। पहला है अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन द्वारा अन्य किसी माध्यम से यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं, तो राष्ट्रपति राज्य सरकार को भंग कर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। क्या कि अगर राज्यपाल के द्वारा प्रतिवेदन किया जाता है कि राज्य में जो क्या है वो संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है और सरकार जो है वो संवैधानिक प्रावधानिक के अनुरूप नहीं चल रही है, तो राष्ट्रपति उसमें क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। अब उद्घोषणा का संसदीय अनुमोदन की क्या समय अवधि है? मतलब कितने समय की अवधि के अंदर संसद से इसके लिए अनुमोदन लेना होता है? राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की उद्घोषणा जारी होने के 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन हो जाना चाहिए। क्या कह रहा है कि अगर एक बार उद्घोषणा हो जाती है राष्ट्रपति शासन की राज्यों में, अगर एक बार उद्घोषणा कर दी जाती है राष्ट्रीय शासन की राज्यों में, तो वह 2 माह तक रहती है, लेकिन 2 माह से आगे बढ़ाने के लिए मंजूरी के लिए उसे संसद की दोनों सदनों की मंजूरी लेना आवश्यक। यदि संसद के दोनों सदन घोषणा लागू होने के 2 माह के अंदर उसका अनुमोदन न कर दे, तो यह अवधि पूरी होने पर यह घोषणा स्वतः ही समाप्त हो जाती है। क्या कह रहा है कि मान लीजिए जो संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पे जो इमरजेंसी लगाई,
पर संसद 2 माह के भीतर उस पे अपनी स्वीकृति न प्रदान करे तो क्या होता है, यह स्वतः ही समाप्त हो जाता है 2 महीना के बाद। इसको समाप्त करने की घोषणा नहीं करनी पड़ती है, यह अपने स्वतः ही समाप्त हो जाता है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रत्येक प्रस्ताव किसी भी सदन द्वारा सामान्य बहुमत के द्वारा पारित किया जा सकता है। क्या कह रहा है, देखिए आपात उपबंध और इसमें क्या अंतर है। आपात उपबंध में आप लोग पढ़े थे अभी पीछे कि उसमें विशेष बहुमत के द्वारा, संसद के विशेष बहुमत मतलब 2/3 बहुमत के द्वारा पास कराना होता था। लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि 356 के तहत संसद की मंजूरी के लिए मात्र साधारण बहुमत के द्वारा ही इसको पारित कराना अनिवार्य है। यदि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा लोकसभा के विघटित होने के समय की जारी होती है या लोकसभा 2 माह के भीतर घोषणा पत्र को स्वीकृति किए बिना विघटित हो जाती है, मतलब वही स्थिति। इसे मान लीजिए अगर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया और क्या है, लोकसभा विघटन हो गया है या लोकसभा 2 महीना मंजूरी देने के पहले ही अगर विघटित हो जाती है, इस परिस्थिति में तब क्या होगा, तब घोषणा पत्र लोकसभा की प्रथम बैठक, जब लोकसभा की प्रथम बैठक होगी उसके 30 दिन तक यह बना रहता है। मतलब 30 दिन के अंदर उसको क्या करना होगा, अनुमोदन देना होगा। परंतु इसको राज्यसभा ने इसे निश्चित समय के लिए स्वीकृत कर लिया हो। कब होगा ये कि अगर राज्यसभा ने इसकी स्वीकृति दे दी है, पास कर दिया है, तो जब नई लोकसभा की गठन होगी उसको 30 दिनों के भीतर उसे मंजूरी प्रदान करना होगा। दोनों सदनों से अनुमोदन होने के बाद यह उद्घोषणा 6 माह की अवधि के लिए वैध होगी। अगर एक बार देखिए लागू होने के बाद क्या है, 2 महीना तक लागू रहती है, लेकिन 2 महीना से आगे बढ़ाने के लिए संसद की मंजूरी आवश्यक है। अगर संसद एक बार मंजूरी कर दिया राष्ट्रपति शासन की तो उसकी अवधि 6 माह तक हो जाती है। यदि इस दौरान लोकसभा का अगर विघटन हो जाता है, अगर मान लीजिए 6 महीना लागू होने के दौरान यदि लोकसभा का विघटन हो जाता है और यह अवधि केवल राज्यसभा के अनुमोदन से बढ़ जाएगी, किंतु लोकसभा को अपना पुनर्गठन के बाद प्रथम बैठक के 30 दिनों के भीतर उसका अनुमोदन करना होगा, नहीं तो वह उद्घोषणा स्वतः निष्क्रिय हो जाएगी। जिसे मान लीजिए क्या है कि 6 महीना के लिए बढ़ा दिया गया, उसके भीतर ही पता चला कि लोकसभा भंग हो गई, तो इसमें क्या, और लेकिन अगर राज्यसभा ने उसको अनुमोदन कर दिया है तो जो अगली लोकसभा की बैठक होगी उसके गठन होगा, उसके 30 दिन, उन्हें 30 दिन के भीतर इसको अनुमोदन आवश्यक होगा। अगर 30 दिन के भीतर इसका अनुमोदन नहीं करते हैं तो यह राष्ट्रपति शासन क्या होगा, स्वतः 6 महीने के बाद समाप्त हो जाएगा। 44वां संविधान जो संशोधन किया गया उसमें कुछ प्रावधान जोड़े गए। इसमें 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 356(5) जोड़ा गया है इसमें, जिसके अनुसार 1 वर्ष तक उद्घोषणा को उपर्युक्त विधि से बढ़ाया जा सकता है, किंतु यदि उसे 1 वर्ष की अवधि के बाद भी बढ़ाना है तो उसके लिए 2 शर्तें पूरी होना आवश्यक है। क्या कह रहा है कि जब 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ तो इसमें एक प्रावधान जोड़ा गया कि जो संसद की जो विधि है इसके बाद बारे में क्या कहता है, 1 साल तक तो बढ़ाया जा सकता है, 6-6 महीना करके 2 बैठक करके इसको 1 साल तक तो राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर इससे आगे बढ़ाना है तो इसके लिए 2 अन्य शर्तों का पूरी होना आवश्यक है। क्या क्या होना चाहिए, यदि संपूर्ण भारत अथवा पूरे राज्य या किसी भाग में राष्ट्रीय आपात की घोषणा लागू हो तभी यह हो सकता है। क्या कह रहा है कि 1 साल से ज्यादा कब बढ़ाया जा सकता है, 1 साल से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है कि अगर संपूर्ण राज्य में या किसी एक भाग में अनुच्छेद 352 के तहत क्या हो, आपात की उद्घोषणा हो। दूसरा
कि निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित करे, निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित करे कि संबंधित राज्य में विधानसभा का चुनाव कराने में कठिनाई होती है। जैसे अभी क्या है, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं चुनाव हो रहा है? देखिए, अगर भारतीय संविधान के अनुसार देखा जाए तो 1 साल से ज़्यादा नहीं लग सकता था राष्ट्रपति शासन। लेकिन इसी को आधार बनाया गया है, किसको? कि निर्वाचन आयोग के द्वारा क्या कहा जा रहा है, यह प्रमाणित किया जाए। देखिए, क्योंकि भाई जम्मू कश्मीर में तो अनुच्छेद 352 लागू नहीं है, अनुच्छेद 356 के तहत किया गया है और तो नियमतः चुनाव होना चाहिए था। लेकिन इसमें दूसरा जो कार्य है इसको जोड़ा गया है, क्या? कि निर्वाचन आयोग अगर यह कहता है कि संबंधित राज्य में विधानसभा चुनाव कराने में कठिनाई है, तो इसके आधार पे भी क्या हो जाएगा कि इस इमरजेंसी को बढ़ाया जा सकता है, जो अभी जम्मू कश्मीर में चल रहा है। इसी के आधार निर्वाचन आयोग की कठिनाई के आधार राष्ट्रपति किसी भी समय पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा मूल उद्घोषणा को वापस ले सकता है। ऐसा करने के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। और आपात उद्घोषणा की न्यायिक समीक्षा, मूल संविधान में आपात के संबंध में राष्ट्रपति के समाधान की न्यायिक समीक्षा पर कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन 38वां जो संविधान संशोधन हुआ 1975 में, यह प्रावधान जोड़ा गया कि आपात की घोषणा के संबंध में राष्ट्रपति का समाधान न्यायिक पुनरावलोकन के विषय नहीं होगा। मतलब क्या कह रहा है? देखिए, मूल संविधान में आपात के संबंध में राष्ट्रपति के समाधान की न्यायिक समीक्षा पर कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन जो 38वां संविधान संशोधन हुआ 1975 में, उसमें यह कार्य जोड़ा गया कि आपात की उद्घोषणा के संबंध में राष्ट्रपति का समाधान न्यायिक पुनरावलोकन का विषय नहीं होगा। मतलब न्यायालय इस पे अपना पुनर्विलोकन नहीं कर सकता। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा उस उपबंध को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, जो राष्ट्रपति के समाधान को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखता था। मतलब क्या हुआ कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में यह जोड़ दिया गया कि अगर राष्ट्रपति के द्वारा 356 का मतलब जो क्या है, उपबंध को जो हटा, मतलब न्यायिक पुनर्विलोकन जो शब्द है उसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। कि मतलब इसको संसद के, अगर राष्ट्रपति के समाधान की जो न्यायिक समीक्षा जो है, अगर राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा किया गया, इसकी न्यायिक समीक्षा कौन? कोर्ट कर सकती है। इसको हटा दिया। इसी बात को लेकर एस आर बोमई बनाम भारत संघ, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1994 में राष्ट्रपति द्वारा आपात उद्घोषणा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि राष्ट्रपति की उद्घोषणा पर्याप्त तथ्यों पर आधारित है तो न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। किंतु यदि पर्याप्त आधार नहीं है तो न्यायालय उस उद्घोषणा को समाप्त कर सकता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 356 के प्रयोग के विषय केवल 2 बातों की जांच करें। क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर राष्ट्रपति के द्वारा इमरजेंसी घोषित की जाती है, एस आर बोमई बनाम भारत संघ मामले में, एस आर बोमई बनाम भारत संघ का मामला बहुत चर्चा में था। उसमें क्या दिया था सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट कहा कि क्योंकि 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसको क्या किया गया? न्यायिक पुनर्विलोकन शब्द को हटा दिया गया था। मतलब इस पे न्यायिक समीक्षा कोर्ट कर सकती है। तो अब क्या होगा कि अगर राष्ट्रपति के द्वारा उद्घोषित है, अगर कोर्ट को लगता है कि इसके पर्याप्त सबूत हैं, तब तो वह न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन अगर इमरजेंसी जो लगाया गया है, अगर उसके पर्याप्त सबूत नहीं है तो कोर्ट उसको समाप्त कर सकता है। लेकिन क्या कहा गया है? न्यायालय ने लेकिन स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 356 के प्रयोग के विषय में 2 बातों की वह जांच करेगा। पहला क्या? ऐसी क्या क्या ऐसी पर्याप्त सामग्री विद्यमान थी
जिसके आधार पर कोई भी तार्किक व्यक्ति इसी निष्कर्ष पे पहुंचता कि 356 का प्रयोग किया जाना चाहिए। क्या? दो बातों की जांच करेगा कि जो इमरजेंसी लागू की गई है वो कहां तक सत्य है। अगर ऐसी उसके सामने बात होती है कि क्या ऐसा कोई तर्क है जिसके आधार पे इस निष्कर्ष पे पहुंचा जाए कि 356 का प्रयोग किया जाना चाहिए या नहीं। दूसरा, क्या राष्ट्रपति का निर्णय तथ्यों से सुसंबद्ध है, मतलब तर्क आधारित है। क्या राष्ट्रपति का जो निर्णय है इमरजेंसी लगाने के लिए वो तर्क आधारित है, निर्णय संगत आधारों या असद्भाव के कारण तो नहीं लिया गया है। मतलब क्या हुआ कि ऐसा तो नहीं है भाई, क्या होता है इमरजेंसी घोषणा किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति भले करते हैं, लेकिन इसकी मंजूरी कौन देते हैं? मंत्रिमंडल देता है। तो मान लीजिए कि बहुत क्या होता है कि बहुत से राज्यों में दूसरी दूसरी पार्टी की सरकार चलती है। पता चला कि केंद्र में दूसरी की सरकार है, राज्यों में दूसरी की सरकार है। तो क्या किया जाता है कि इससे द्वेष भाव उत्पन्न हो जाता है। इस आधार पे भी इमरजेंसी वो लागू कर सकते हैं। इसी को रोकने के लिए इसको 44वां संविधान संशोधन जो हुआ उसमें यह जोड़ दिया गया कि क्या कि यह कोर्ट के न्यायिक विलोकन की शक्ति के अंदर लाया गया। ये नहीं कि राष्ट्रपति घोषणा कर दी तो कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन अब कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करेगा और कोर्ट यह देखेगा कि राष्ट्रपति शासन की जो उद्घोषणा की गई है उसके सही साक्ष्य हैं कि नहीं है, पहला। और दूसरा, यह घोषणा करेगा कि राष्ट्रपति के द्वारा जो राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई है कहीं विद्वेषपूर्ण भाव से तो नहीं किया गया है। अब तक अनुच्छेद 356 का प्रयोग वर्तमान में अनुच्छेद 356 राज्य सत्ता के दुरुपयोग का साधन बन गया है। देखिए, बार बार आप सुने होंगे कि इसको लेकर राज्य सरकारों को विरोध होता है कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जाता है, एक हथियार के रूप में केंद्र सरकार करती है। अनुच्छेद 356 का प्रयोग राज्य क्या करती है, केंद्र सरकार एक हथियार के रूप में करती है। वास्तविकता यह है वास्तविकता यह है कि वर्ष 1950 से अब तक 100 बार से अधिक राष्ट्रपति शासन इस अनुच्छेद का प्रयोग किया जा चुका है, जिसमें अनेक बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग मनमाने और राजनीतिक व्यक्तिगत कारणों से किया गया है। अतः अनुच्छेद 356 संविधान का सबसे विवादास्पद एवं आलोचनात्मक प्रावधान बन गया है। क्या कह रहा है? कह रहा है क्या कि अभी तक 100 बार से ज्यादा इस अनुच्छेद का प्रयोग किया गया है और बार बार यह इल्जाम लगता रहा है कि केंद्र सरकार विद्वेषपूर्ण भावना के तहत क्या करती है, राष्ट्रपति शासन राज्यों पर थूक देती है। यह क्या है, इसीलिए इसको कभी कभी समाप्त करने की भी बात कही जाती है। ये देख लीजिएगा आप लोग कि कहाँ कितनी बार लागू किया गया था। सबसे पहला प्रयोग, ये परीक्षा में पूछता है प्रीलिम्स में, कि सबसे पहला प्रयोग अनुच्छेद 356 के तहत कहाँ पे किया गया था। तो सबसे पहले 20 जून 1951 को पंजाब में, तत्पश्चात 1959 में केरल में किया गया। सबसे पहला राज्य जहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया गया था अनुच्छेद 356 के तहत वह पंजाब था। इसके दुरुपयोग का सर्वाधिक गंभीर रूप तब देखने को मिला जब 1977 में जनता पार्टी ने जनाधार समाप्त होने का तर्क देकर 9 राज्यों की विपक्षी दल की सरकारों को भंग कर दिया। अब अनुच्छेद देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से अब इंपॉर्टेंट है कि आप लोग पीछे उससे स्लाइड से पढ़ लीजिएगा। जो अनुच्छेद 356 के व्यापक एवं विवादास्पद उपयोग को देखते हुए इसके सुधार के लिए अनेक प्रयास किए गए। इस सुधार के संबंध में निम्न 2 कमेटियों का गठन किया गया था।
सबसे पहला कमेटी कौन थी? राजमन्नार समिति का गठन किया था। यार इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राजमन्नार समिति का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंध से है। राजमन्नार समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने अनुच्छेद 356 और 357 को समाप्त करने का सुझाव दिया तथा कहा कि यदि इसे समाप्त न किया जाए तो अनुच्छेद 356 में यह प्रावधान जोड़ दिया जाए कि राज्यपाल राष्ट्रपति की उद्घोषणा से पूर्व राज्य विधानसभा के विचार जानने हेतु एक दल भेजे जो यथास्थिति से राष्ट्रपति को अवगत करा सके। क्या कह रहा है? राजमन्नार कमेटी का जो गठन किया गया था उसने क्या किया कि अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 357 को क्या कर दिया जाए? समाप्त कर दिया। लेकिन अगर समाप्त नहीं किया जाता है तो अगर मान लीजिए कि राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा हो जाती है तो इसके लिए क्या करे केंद्र? राज्य विधानसभा राष्ट्रपति क्या करे कि एक दल भेजे जो यह विधानसभा में विचार जानने के लिए एक दल भेजा जाए और वह दल याके यथास्थिति की जानकारी राष्ट्रपति को दे, उसके बाद ही इस पे घोषणा किया जाए। और दूसरा क्या है? सहकारिय आयोग। दूसरा सहकारिय आयोग। सहकारिय आयोग ने केंद्र राज्य संबंध पर विचार करते हुए सुझाव दिया कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से पहले वैकल्पिक सरकार के गठन की संभावनाएं तलाश करनी चाहिए तथा संसद द्वारा अनुमोदन के पश्चात ही राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। क्या कह रहा है कि सहकारिय आयोग ने केंद्र राज्य संबंध पे विचार करने के लिए यह सुझाव दिया कि राष्ट्रपति शासन क्या किया जाए, जब तभी लागू किया जाए, राज्यों में राष्ट्रपति शासन तभी लागू किया जाए जब ये हो कि एक वैकल्पिक सरकार का गठन हो सकता है। ऐसी स्थिति में ही राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, अन्यथा न किया जाए। क्या मतलब कि मान लीजिए कि एक सरकार जो है अगर उस पर संवैधानिक विफलता का आरोप लगाकर भंग किया जाता है तो उसके बदले में अगर वैकल्पिक सरकार बनने की स्थिति है तभी इस अनुच्छेद का प्रयोग किया जाए, अन्यथा न किया जाए। इसने किसने? रणजीत सिंह सहकारिया ने, उनकी अध्यक्षता में सरकारिय आयोग बना था, उसका यह रिकमेंडेशन था। दो हम लोग पढ़े यहाँ पे, याद रखिएगा। राजमन्नार ने क्या कहा था? राजमन्नार ने कहा कि 356 और 357 को समाप्त कर देना चाहिए। अगर समाप्त न भी किया जाए तो राष्ट्रपति को यह क्या करना चाहिए कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा से पहले एक दल भेजना चाहिए राज्य में और वो क्या करे? वह विधानसभा का विचार जाने, उसके बाद इस पे राष्ट्रपति फैसला करे। और दूसरा, सहकारिय आयोग ने कहा कि क्या करना चाहिए कि राष्ट्रपति शासन तभी लागू करनी चाहिए जब वैकल्पिक सरकार बनने की संभावना हो। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के प्रभाव। अनुच्छेद 356 तथा 357 के उपबंधों में राष्ट्रपति द्वारा की गई उद्घोषणा राज्य के शासन व्यवस्था पर निम्नलिखित प्रभाव होंगे। पहला क्या? राष्ट्रपति राज्य सरकार के कार्य अपने हाथ में ले लेता है और उसे राज्यपाल तथा अन्य कर्मचारी अधिकारियों की शक्ति प्राप्त हो जाती है। क्या कह रहा है? और मान लीजिए जब राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो क्या होता है? राज्य का सीधा जो होता है प्रभारी वो राष्ट्रपति हो जाता है और अपने अधीनस्थ राज्यपाल और अन्य कर्मचारियों के माध्यम से वो क्या करता है? वह शासन करता है। दूसरा, वह घोषणा कर सकता है कि संसद राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग करेगी। क्या होता है? कभी कभी यह भी घोषणा हो जाकर करता है कि चूंकि विधानसभा तो वहां है नहीं तो संसद को यह पावर दे देता है कि वह क्या करे? राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग करे। तीसरा, वह राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी से संबंधित संविधान के उन उपबंधों के
प्रवर्तन को पूर्णतः या आंशिक रूप से निलंबित कर सकता है जो उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रपति को आवश्यक होता है। क्या कह रहा है? जिसे मान लीजिए कि अगर राष्ट्रपति को यह पावर है कि वह क्या करे, किसी निकाय या प्राधिकारी से संबंधित संविधान के कोई उपबंध के परिवर्तन या आंशिक रूप से अगर निलंबित कर सकता है तो उद्घोषणा के उद्देश्यों को अपने प्रभावी बनाने के लिए अगर राष्ट्रपति को यह लगता है कि उसके उद्घोषणा को प्रभावी बनाने के लिए संविधान के कुछ जो परिवर्तन है जो है उस पे आंशिक या पूर्णतः आंशिक रूप से निलंबित करने किया जाए तो वो कर सकता है, उसको यह पावर दिया गया। चौथा, संसद राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति संसद राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति या किसी अन्य प्राधिकारी को दे सकती है। समानतः यह शक्ति राष्ट्रपति को ही दी जाती है। मतलब क्या हुआ, संसद क्या करती है कि राष्ट्रपति को यह पावर देती है कि वह राज्य के लिए क्या करे, कानून बना सकता है। पांचवा, यदि लोकसभा का सत्र चल रहा है तो राष्ट्रपति राज्य की संचित निधि के प्रयोग से संबंधित उन विधेयकों को अनुमति दे सकता है जो अभी तक संसद की अनुमति इसके लिए लंबित है। अगर मान लीजिए कि अगर संसद नहीं चल रहा है, उस स्थिति में क्या करेंगे राष्ट्रपति, राज्य के लिए अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे वित्तीय आपात। देखिए, वित्तीय आपात अभी तक भारत में कभी लागू नहीं किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 360(3) तथा अनुच्छेद 360(4) में वित्तीय आपात की उद्घोषणा के बारे में चर्चा किया गया। क्या केंद्र सरकार को अधिकार मिल जाता है कि वह किसी राज्य को वित्तीय औचित्य संबंधित सिद्धांतों का पालन करने के लिए निर्देश दे सकता है। मान लीजिए कि अगर 360 और 360(3) और 4 के तहत अगर वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर दी गई है तो इस स्थिति में केंद्र सरकार को यह पावर मिल जाता है, अधिकार मिल जाता है कि वह राज्य को उसके किस तरह से उसको वित्तीय संबंधी किस तरह से अनुदेश पालन करना चाहिए, वित्तीय संबंधी अनुदेशों को सिद्धांतों को पालन करने का केंद्र निर्देश दे सकता है। यह पावर है केंद्र को। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार को ऐसे अन्य निर्देश देने का भी अधिकार प्राप्त हो जाता है जिन्हें मूल निर्देशों की पूर्ति के लिए राष्ट्रपति आवश्यक समझे। उपर्युक्त निर्देशों के अंतर्गत किसी राज्य सरकार से अपेक्षा की जा सकती है कि वह राज्य के अधीन सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन भत्तों में कटौती करे। क्योंकि वित्तीय आपात की जब घोषणा होती है तो उसमें क्या किया गया है, कहा गया है कि राज्य सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह क्या करे, राज्य के अधीन जो भी कर्मचारी हैं जो सभी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन और भत्तों में कटौती करने के लिए केंद्र सरकार उससे कर सकती है। यह निर्देश भी दिया जा सकता है कि राज्य के विधानमंडल से पारित होने वाले सभी धन विधेयकों तथा अनुच्छेद 260 से संबंधित अन्य विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए अनिवार्यता आरक्षित किया जाए। क्या मतलब, अगर मान लीजिए वित्तीय आपात की उद्घोषणा की गई है तो यह क्या किया जाता है, यह राज्य विधानमंडल को यह निर्देश दिया जा सकता है कि अगर राज्य विधानमंडल के द्वारा कोई धन विधेयक तथा अनुच्छेद 260 के तहत जो अन्य विधेयक जो हैं अगर उस पर पारित किए जाते हैं तो राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए उसको क्या किया जा सकता है, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया है। चौथा, राष्ट्रपति यह निर्देश भी दे सकता है कि वित्तीय आपात की उद्घोषणा के लागू रहने के दौरान
केंद्र सरकार के सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कटौती की जाए। यह कटौती सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में भी की जा सकती है। क्या कह रहा है? अगर राष्ट्रीय इमरजेंसी लागू है, आर्थिक अगर 360 के तहत अगर आर्थिक इमरजेंसी लागू है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? केंद्र सरकार के को यह अनुदेश दे सकते हैं कि वह सभी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में क्या करें? कटौती कर सकते हैं। यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में भी कटौती की जा सकती है। कब? आपातकाल, अगर आर्थिक आपातकाल की घोषणा है तब। याद रखिए, यह पूछता है कि आर्थिक आपात कब कब इनका वेतन घटाया जा सकता है, तो वह केवल एक ही स्थिति में घटाया जा सकता है, वह है आर्थिक आपात की स्थिति में। इस तरह अब आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। मैं अमित कुमार सिंह एक बार आप लोग का देखिए, यह प्रश्न चैप्टर जो है प्रीलिम्स और मेंस दोनों की दृष्टि से इंपॉर्टेंट था, इसलिए अब हम क्लास आज यही समाप्त करते हैं। कल हम नए क्लास में मिलेंगे। हम पढ़ेंगे क्या? स्थानीय स्वशासन। अब हम पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन, जिसमें क्या नगर पालिका, कलेक्ट्रेट, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, उसको भी पढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्लास में आइए और आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मैं अमित कुमार सिंह आप लोगों का धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हमारे क्लास में जुड़े और वीडियो को लाइक कीजिए। इसी के साथ मैं आज क्लास समाप्त करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।